का न्यू टॉपिक अब आज ही स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको दे दूं। सवाल कह रहा है कंप्यूटर क्या है। इसका एक सरल परिभाषा है, अ कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज टू कैलकुलेट अर्थमेटिक एंड नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस वी नोन एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला एक ऐसा यंत्र है जिसका इस्तेमाल हम लोग गुणा भाग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जिसको अर्थमेटिक कहते हैं, नॉन अर्थमेटिक छोटा बड़ा सच झूठ दिन रात, ये लॉजिकल एबिलिटी है। इसमें आप गुणा भाग नहीं कर रहे हो। राम इज इक्वल टू श्याम, राम श्याम के बराबर है। राम में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, RAM, श्याम में SHYAM 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो क्या राम श्याम के बराबर है अल्फ़ाबेटिकली वाइज? नहीं, श्याम की संख्या ज़्यादा है राम के अकॉर्डिंग, श्याम बड़ा है। ये क्या हो रहा है? लॉजिकल एबिलिटी लग रही है, सर नो? इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस। फिर लिखा है अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस क्या है? सॉफ्टवेयर, यानी पहले से एक इंस्ट्रक्शंस, एक कोड की किताब बना के डाल दी गई है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के रूप में, जो कंप्यूटर को गाइड कर रही होती है। कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल होता है, Alt F4 से बंद होता है, विंडो R से रन कमांड ओपन होता है। क्यों उसी को दबाने से होता है? बिकॉज पहले से इसकी कोडिंग कर दी गई है। पहले से इसको क्या कर दिया गया? सॉफ्टवेयर बना के डाल दिया गया, इंस्ट्रक्शंस का सॉफ्टवेयर क्या बनाया गया? बिल्कुल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर की जो अस्तित्व है, कंप्यूटर की जो पहचान है वो कैसे है। अगर मैं इसका एग्जाम्पल कंपेयर करूँ इंसान से, तो कंप्यूटर को क्यों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया? चार्ल्स बैबेज को, कंप्यूटर बनाने वाले व्यक्ति को, बिकॉज उसने इंसान ही जैसा कंप्यूटर को भी डिज़ाइन किया है। अगर मुख्य रूप से देखें तो हमारे अस्तित्व, हमारी जो इंसानों की पहचान है, उसमें कितने भागों में डिवाइड है? हम लोग 2 भागों में। क्या? अगर गौर किया जाए तो सोल एंड बॉडी। बॉडी क्या है? शरीर है। सोल क्या? आत्मा है। अगर इसको हम कंप्यूटर से कंपेयर करें तो क्या होगा? गौर से देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सोल है और हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स यानी बॉडी है। तो बॉडी इज इक्वल टू कंप्यूटर, बोथ थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कार्यकाल कैसे हैं, कार्यक्रम कैसे हैं, कैसे वो काम करता है। स्टार्टिंग से देखते हैं। इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना एंड आउटपुट देना। क्या करना? इनपुट लेना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, आउटपुट देना, है ना। अब देखना ये कि ये 4 काम जो कंप्यूटर के वो करता कैसे है। इन मतलब अंदर पुट मतलब रखना। मैंने आराध्या को बोला जाओ जाके 1 गिलास पानी लेकर के आओ। मैं इसको क्या कर रहा हूँ? आराध्या को इनपुट दे रहा हूँ। आराध्या मेरे लिए एक रोबोट है या एक और कंप्यूटर है, मैं इसमें इनपुट कैसे दूंगा? टाइप करके या वॉइस के थ्रू। तो जब मैं कमांड इनको दे रहा था तो ये क्या करेंगी? प्रोसेस करेंगी, रिकॉग्नाइज करेंगी किसकी इतनी हिम्मत जो मुझसे पानी मंगा रहा है। फिर सोचेंगी, पहचानेंगे, इंटरप्रेट करेंगी। सर ने बोला तो पानी लाना पड़ेगा। चलते हुए जा रही थी तो उन्होंने क्या किया? पानी लिया, ला के हमको रिजल्ट दे दिया, आउटपुट दे दिया। साथ में एक काम उन्होंने और भी किया, स्टोर कर लिया। क्या स्टोर किया? जब मैं दोबारा इनसे कल पानी मंगाऊंगा, बोलेंगे इनको पानी पूरी वाली समझते हैं क्या आप? कल भी पानी मंगाए थे, आज भी मंगा रहे हैं। कैसे इनको ये बात याद है? इन्होंने स्टोर कर रखा अपनी याददाश्त में। ठीक है, इनपुट मतलब कि मैंने इनके अंदर जानकारी डाली, वो इनपुट हो गया। प्रोसेस मतलब इन्होंने सोचा किसने मुझसे पानी मंगाया है, मुझे पानी लेके आना है, कॉफ़ी नहीं लानी है, जूस नहीं लाना है, पानी ही लेके आना है। प्रोसेस हो गया। स्टोर कर लिया कि सर ने पानी मंगाया, मैं पानी लेके आई थी थर्सडे को, और रिजल्ट दे दिया। पानी मुझे मिल गया तो क्या हो गया? रिजल्ट आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना काफ़ी, बगैर हम लोग कल देखेंगे कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड माय क्लासमेट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Hi, this is Arif, your faculty head and trainer. Today we are going to discover, the topic is about generations of computer. The generations of computer is known to be as, कंप्यूटर से हम लोग अब तक ये समझते आए थे कि हमारे लिए जो कैलकुलेशंस की मशीन डिवाइसेस बनाई गई हैं वो सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं कि उसका इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन के लिए कर सकें। बट अब कंप्यूटर काफ़ी हाईली रिलायबल हो चुका था और चीज़ें उसमें काफ़ी बेहतरीन हो गई थी। अब रिलायबिलिटी के साथ साथ हम लोग उस पर डिपेंडेंट भी होने लगे थे, मशीन डिपेंडेंट हो चुके थे। काफ़ी बड़े लेवल पे ये कंप्यूटर काम कर रहा था और इसका स्टोरेज, इसकी फंक्शनिंग, इसका प्रोसेसिंग, इसका डिलीजेंट, ये सारे फीचर्स इसको काफ़ी यूनिक बना रहे थे। अब एक तरह से ये ह्यूमन बीइंग से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड हो गया था, वर्दित हो गया था और इस पर भरोसा करना अब आसान हो रहा था।
डिलीजेंट का मतलब होता है कंप्यूटर में निरंतरता के साथ काम करना। कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस हो चुका था आज के उस समय में कि इस पे निरंतरता के साथ कंप्यूटर काम कर रहा था और कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी हम चाह रहे थे तो कंप्यूटर से हमको प्राप्त हो रही थी। इन द सेंस वर्ड कि हम इस पे 99.9% ट्रस्ट कर पा रहे थे कि इसके रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएंगे, दैट मीन्स रिजल्ट सही आएंगे। दूसरी बात, वास्ट स्टोरेज यानी बहुत बड़ी क्षमता, इसको स्टोर करने की जो क्षमता थी वो बहुत बड़ी थी। अच्छा, हालांकि हम आपके मन में ये सवाल होगा कि हम लोग कंप्यूटर की थ्योरी क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है? कोर्स तो ये प्रैक्टिकल है, फिर इस पर थ्योरी का क्या रोल है? थ्योरी का रोल ये है कि हम बिना पास्ट को जाने प्रेजेंट को पहचान नहीं पाएंगे और भविष्य का निर्माण नहीं कर पाएंगे। पास्ट की चीज़ों से ये हमको मालूम होता है कि कैसे पहले लोगों ने कम टेक्नोलॉजी के साथ, कम फार्मूलाज के साथ, कम पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी के साथ काम किया होगा। अगर वो कर सकते हैं तो हम तो मॉडर्न एरा में हैं और इस एरा की क्वालिटी भी है कि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आजकल स्ट्रीम बहुत ज़्यादा है, आजकल वेरिएशंस बहुत ज़्यादा। अभी वेरिएशन का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो हमको अगर कोई काम करना है तो उसके कई सारे तरीके, कई सारे मेथड्स हैं, तो उस मेथड्स को फॉलो करके हमारा काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। और एक वर्ड मैं बोलता हूँ कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और एक बहुत अच्छी लाइन है कि सामने वाला तब नहीं जीतता है कि जब आप गिरते हो, ठीक है, आप गिर जाते हो तो आप उठ नहीं पाते हो। सामने वाला तब जीत जाता है आपसे कि जब आप गिर जाते हो और उठने से इनकार कर देते हो कि हम अब नहीं उठ पाएंगे, हम अब नहीं लड़ेंगे। क्योंकि तुम्हें कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तो ये कोशिश और जंग आपकी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी में और एक महान आदमी में सिर्फ इतना सा अंतर है कि आम आदमी की ज़िंदगी जो होती है वो संघर्षों से भरी हुई होती है और एक महान आदमी की ज़िंदगी जो होती है वो चुनौतियों से भरी हुई होती है। यानी इसका अगर मैं आपको समझाऊं मतलब, तो आम आदमी मतलब कॉमन पीपल, है ना। और कॉमन पीपल की लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल। अ कॉमन पीपल्स लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, बट अ वॉरियर्स लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। ठीक है, तो चुनौती से आपको टकराना है या हालातों के संघर्षों से आपको लड़ना है, आपको चॉइस करना। आप एक आम आदमी हैं, आप एक महान आदमी हैं, ये आपके हालात, आपका चुनाव होगा। ये एक ऐसा इलेक्शन होगा कि इसमें कोई एज लिमिट, कोई बाउंडेशन नहीं है कि 18 साल के ऊपर के लोग ही इसको चुनाव, इसमें वोट डाल सकते हैं। ये एक ऐसा चुनाव होगा जिसको आप किसी भी एज में, किसी भी टाइम, किसी भी सिचुएशन अपने आप को उस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। यानी इसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे कि आपको संघर्ष झेलना है या चुनौतियों का सामना करना है। चुनौतियों को पार करेंगे तो महान कहलाएंगे, संघर्षों से लड़ेंगे तो एक आम आदमी कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं कहा गया लाइफ इज़ अ जॉयफुल स्ट्रगल, कीप मूविंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मेरा मानना है कि लड़ना तो वैसे भी ज़िंदगी में है, तो ऐसी जगह जाके लड़ो ना जहाँ लड़ने का कुछ फ़ायदा हो, जहाँ लड़ने से कुछ रिवॉर्ड मिले। समझिए, रिजल्ट तो आपको मिल ही रहा है, हर छोटे बड़े काम का तो रिजल्ट आता है। मैं चाहता हूँ रिजल्ट के साथ रिवॉर्ड भी मिले। यस और नो? रिजल्ट तो आपको हर एग्जाम का मिल जाता है, बट कोशिश आप क्या करते हो, पार्टिसिपेट किस में करते हो? प्रतियोगिताओं में। यस और नो? तो पार्टिसिपेट का क्या चाहते हो? रिवॉर्ड मिले आपको। अवार्ड तो हर जगह मिलता है, छोटे बड़े फंक्शन में चले जाओ, एक सर्टिफिकेट दे देंगे, एक मेडल दे देंगे आपको। अवार्ड तो हर जगह आपको मिल जाता है, बट ये वक्त यादगार बनने का है, मेमोरेबल बनने का है। आपको रिवॉर्ड चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, क्योंकि रिवॉर्ड जो मिलता है वो दो चीज़ें, दो घावों पे मरहम भरता है। पहला, आपका नाम तो होगा ही होगा रिवॉर्ड मिलने पे। दूसरा, फाइनेंशियली आप ग्रो करोगे तो आपको लगेगा कि मुझे मेरे पैशन से इनकम भी मिल रही है, अर्निंग भी हो रही है। नीरज चोपड़ा को 2 साल पहले कोई नहीं जानता था। जैवलिन थ्रोवर, भाला फेंक प्रतियोगिता में ओलंपिक्स में गोल्ड लेके आए, करोड़ों रुपए उनको सरकार से मिले। मैं इस बात की निंदा नहीं कर रहा हूँ, इस बात की सराहना कर रहा हूँ, इस बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। क्या उसने मेहनत नहीं की होगी? बहुत जी तोड़ मेहनत की होगी। 6 साल 7 साल उसने इसमें दिए होंगे, 8 साल 10 साल का समय दिया, तब जाकर के आपको आज वो इंसान उस स्तंभ पे दिख रहा है। तो इसलिए हिस्ट्री जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो हिस्ट्री बन चुका है, हिस्ट्री का एक पार्ट बन चुका है, उसके नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे कि एक समय पर जब भारत ओलंपिक में कोई गोल्ड नहीं लेके आ पाया तो एक भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर के आए।
तो क्या ये सुनहरे अक्षरों वाली बात नहीं थी? वो गोल्ड उसका नहीं, भारत का था, क्योंकि वो भारत का बेटा है, देश का बेटा है, हिंदुस्तान की औलाद है वो। तो इसलिए वो गोल्ड सिर्फ उसका नहीं, उसके गांव, उसके परिवार, उसके माँ बाप यानी हम सब का है। क्योंकि हम सब जब प्रतिज्ञा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? भारत देश हमारा है, हम सब भारत के भाई बहन समान हैं या भाई बहन ही हैं। तो उस बात को हमें रखना भी होगा। चलिए आज के इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे।